हे गाइस वेलकम। तो हमारा ये पार्ट 3 है वीडियो का, बट चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर था क्या, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड पॉइंट है, इसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे यूरोप में। देयर वर नो नेशन स्टेट, और जो सोसाइटी थी वो कुछ इस तरीके से बटी हुई थी, और एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री, यानी कि ये दो पार्ट्स में उनकी जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हुई हुई थी। एरिस्टोक्रेसी में एरिस्टोक्रेट्स आते थे विच वर हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स, जो कि बहुत ही कम थे नंबर में, लेस इन नंबर, और उन्हें सभी राइट्स, ऑल द राइट्स आर गिवन टू देम। पीजेंट्री में जो लो क्लास थे वो आती थी, लैंडलेस लोग थे वो आते थे। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और इनको राइट्स भी बहुत कम मिले हुए थे। यानी कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी के अंदर वो लोग आते हैं जो बहुत ही पैसे वाले हैं, जैसे क्लर्गी है, और जो हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास पैसे हैं वो एरिस्टोक्रेट्स हैं। बहुत ही कम है ये लोग नंबर में। मान लो 100% जो सोसाइटी है उसमें से 2% लोग हैं, उनके पास 98% ज़मीन है, या 100% ही लगा लो, यानी कि 2% लोग के पास 100% ज़मीन है और सारे ही राइट्स हैं उनके पास। बट जो पीजेंट्री है, यानी कि जो लो क्लास लैंडलेस लोग हैं जिनकी इनकम कम है, पैसे कम है जिनके पास, वो बहुत सारे लोग थे। अबाउट 98% लगा ले कि पीजेंट्री में आते थे और 2% ऑटोक्रेसी में। अब इसके पास जो है 98% लैंड और पीजेंट्री के पास सिर्फ 2% लैंड थी। तो है ना गलत बात, इस दो पार्ट्स में डिवाइड करे गए थे और पीजेंट्री को कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, बहुत ही इनको डोमिनेटिंग इनको समझा जाता था। बट बाद में क्या हुआ, एक न्यू क्लास इंट्रोड्यूस हुई, द न्यू मिडिल क्लास। कहाँ से आए ये, पीजेंट्री में से ही आए। वो कौन लोग थे, एजुकेटेड पॉपुलेशन थी पीजेंट्रीज में से, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स। तो ये सब साइड में आए जिन्हें ये समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर गलत है, और ये है क्यों, ड्यू टू मोनार्की। मोनार्की के कारण है। उन्होंने इस बात को समझा और उसके बाद एक नई क्लास इंट्रोड्यूस हुई, द न्यू मिडिल क्लास, जिसके अंदर एजुकेटेड पॉपुलेशन थी। कहाँ की, डॉक्टर्स थे वो, टीचर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि पीजेंट्री में से ही निकले थे। ये लिबरल नेशनलिज्म इनकी डिमांड थी। लिबरल नेशनलिज्म था क्या, एक बार वो देखते हैं। सो लिबरल नेशनलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दो टाइप्स है इसकी, पॉलिटिकल नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। यानी कि उनके कुछ डिमांड्स थी, वो क्या चाहते थे, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पॉलिटिकल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। यानी कि प्रॉपर्टी का राइट दो सबको, कि सभी की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। यूँ नहीं है कि सिर्फ ऑटोक्रेट्स के पास ही प्रॉपर्टी रहेगी, पीजेंट्स के पास नहीं रहेगी, पीजेंट्री में नहीं रहेगी। इसे बंद करो, सभी लोग प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उनके पास राइट होना चाहिए। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मोनार्की हटाओ और डेमोक्रेसी लाओ, जिसके अंदर लोग अपनी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी खत्म करो, अपनी जो ये तुम लोग अमीरी गरीबी चला रहे हैं, ऑटोक्रेट्स हैं, सब खत्म करो, सभी को इक्वल राइट्स दो, सभी को इक्वल ज़मीन है वो दो। एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि जो क्लर्जी हैं, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ऑटोक्रेट्स को तो बहुत ज़्यादा सभी राइट्स हैं, उनके पास ज़मीन है, पैसा है, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। तो इसको ख़त्म करो और सभी को बेनिफिट होना चाहिए। ये था उनके पॉलिटिकल नेशनलिज्म में। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म में देखें तो एबॉलिशन ऑफ टैक्स एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि वो इजीली ट्रेड कर सकें, ये उन्हें फ्रीडम दो, और टैक्स जो है उसको एबॉलिश करो। तो इन सब डिमांड्स को पूरा करने के लिए उन्हें ज़ॉर्वोलिन जो है एक कस्टम यूनियन था उसे बनाया था 1834 में, जिसके अंदर टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ मतलब ट्रेड,
ट्रेड के जो बैरियर्स थे यानी कि जो हाई जो टैक्सेस थे या फिर मतलब जितनी भी दिक्कतें उनकी ट्रेड में आ रही थी उन सबको बंद करा गया, एबॉलिश करा गया। और जो 30 करेंसीज उनकी जगह पर चल रही थी उनमें से 28 को बंद कराया गया। यूं नहीं है जैसे इंडिया में ले लो, हरियाणा में एक करेंसी, यूपी में अलग, हर स्टेट में अलग अलग, तो इस तरीके की चीज को बंद करा गया और सिर्फ 2 करेंसी रखी गई, 28 वहां पर बैन हो गई थी। अब देखो सोसाइटी जो है वहां पर 2 बातें चल रही हैं, क्या क्या, एक लिबरलिज्म यानी कि लिबरल नेशनलिज्म और एक कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या था, जो लोग ऑटोक्रेट्स थे यानी कि जो हाई क्लासेस के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लिबरलिज्म नहीं आना चाहिए, नहीं तो उनसे जो है सारे राइट्स ले लिए जाएंगे, भाई ये तो गलत बात है, उनको दूसरे लोगों के इक्वल समझा जाएगा, वो नहीं चाहते थे। तो ये 2 थॉट्स जो है सेम टाइम पर पैरेलली चल रहे थे। कुछ लोग चाहते थे कि लिबरलिज्म आए, उन्हें इक्वल राइट्स मिले, और कंजर्वेटिज्म क्या चाहते थे कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है मोनार्की है वही उनके लिए बेनिफिशियल है और वही रहनी चाहिए। अब न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, पहले हमने कंजर्वेटिज्म की भी बात करी, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। क्विक चेंज की जगह धीरे धीरे चेंजेस करे जाएं, वो ये मानते थे। अब बात करते हैं नए कंजर्वेटिज्म की। 1815 के बाद यानी कि जब नेपोलियन को हराया गया, उन 4 किंगडम्स ने उसे हराया। कौन कौन थे वो, कमेंट में बताना कौन कौन थे जिन्होंने उन्हें हराया। मैंने अभी वीडियो में बताया है किन किन ने हराया था, लास्ट वीडियो में बताया था, तो चलो कमेंट में बताना कि किन किन ने उसे हराया था। तो यूरोपियन पावर्स को वो वापस लाए थे, उसे डिफीट करा गया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी गई थी और वहां पर वापस जो मोनार्की थी उसको सेट करा गया था। अब जो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म आ गई थी, हमने पढ़ा कि पुरानी जो मोनार्कल सिस्टम है वही रहनी चाहिए। कंजर्वेटिज्म ये बिलीव करते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लाइक मोनार्की, चर्च यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स हैं, फैमिली है, इन सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। बट कुछ जो उनमें से कंजर्वेटिव्स थे यानी कि कंजर्वेटिज्म के जो कुछ लोग थे वो ये भी मानने लग गए थे कि जो नेपोलियन ने चेंजेस करे वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक थे, और अगर हमने हमारी जो मॉडर्न बनाना है, हमारी आर्मी को मॉडर्नाइजेशन लानी है, जो हमारी सोसाइटी है उसे स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए जो चेंजेस नेपोलियन ने करे थे वो ज़रूरी है। इट कुड मेक अ स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। स्टेट पावर को और ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, यानी कि जो फेडरलिज्म को एबॉलिश करा गया, सर्वडम को एबॉलिश करा गया, तो इस तरीके से जो ये मोनार्कीज हैं यूरोप में इनसे वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं। ये नया आइडिया जो था कंजर्वेटिज्म में भी यानी कि कंजर्वेटिव्स थे उनके अंदर भी ये आने लग गया। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। द delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which has been deposed during the French Revolution, was restored to the power and the France lost its territories it has exempted under the Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. तो एक कांग्रेस होस्ट करी गई किसके थ्रू, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच के थ्रू, जिसके अंदर ट्रीटी ऑफ वियना साइन करा गया। जितने चेंजेस नेपोलियन ने करे थे उन सभी को रिस्टोर करा गया, उन सभी को ख़त्म करा गया और वापस जो पुरानी जो चीज़ें चल रही थी उन्हीं को लाया गया। बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर करी गई, मोनार्की को वापस लाया गया और जितनी भी फ्रांस में टेरिटरीज नेपोलियन ने जीती थी उनको वापस छोड़ दिया गया, यानी कि उनको अलग कर दिया गया। और फ्रांस के जो साइड में थे वहाँ पर भी अलग अलग स्टेट्स को जो है बाउंड्रीज पर लगा जो है सेट कर दिया गया था, ताकि बाद में दोबारा से जो फ्रांस है उसकी एक्सपेंशन ना हो सके। सो जो जो स्टेट्स करे गए थे वो बुक में लिखे हुए हैं ऑन पेज नंबर 11। तो वहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें रीड करोगे तो ये पता लगेगा कि कौन सी जगह पर कौन से जो स्टेट्स थे वो एस्टैब्लिश करे गए ताकि एक्सपेंशन को रोका जा सके आगे फ्यूचर में।
तो उसको रीड करना, वहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पर स्टेट्स के नेम दे रखी हैं। नेक्स्ट, अब लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स जो न्यू मिडिल क्लास थे उन्हीं में लिबरल्स थे, वो लिबरलिज्म चाहते थे, लिबरल नेशनलिज्म चाहते थे, वो लिबरल्स थे। Fight against the conservatives who did not want any change and believed in traditional thinking and family values. They became revolutionaries and began to operate underground, like जैसे मेज़नी। यानी कि ये वो लोग थे, वो लिबरल्स कौन थे? वो लिबरल नेशनलिज्म चाहने वाले लोग थे जो कि उनको अगेंस्ट थे, जो कि कंजर्वेटिव्स थे, जो ये चाहते थे कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और चाहते थे कि चेंजेस होने चाहिए। वो बाद में रेवोल्यूशनरीज बने और अंडरग्राउंडली ऑपरेट करने लगे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो मोनार्की थी, अगर बाहर वो कोई विरोध करेंगे तो मार दिए जाएंगे भाई सैनिकों के थ्रू। तो इसलिए उन्होंने अंडरग्राउंड ऑपरेशन करना स्टार्ट करा, और उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है गिसेपे मेज़िनी। इस नाम को याद रखना, जर्मन यूनिफिकेशन में भी ये नाम आएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पर्सन, ठीक है। सो लिबरल्स चाहते क्या थे? ऑटोक्रेसी हटे, फ्रीडम मिले भाई सभी को, लिबरलिटी मिले हमें, और मोनार्कियल सिस्टम जो है उसे बंद करा जाए। सो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि किस तरीके से वहाँ पर नेशनलिज्म फैला। तो समझ में आया होगा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अब जाके एनसीईआरटी में पढ़ो और फिर थर्ड पॉइंट देखना ताकि समझ में आ जाए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।